दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट की जो 8 अगस्त को आई है इन अ मर्डर केस। तो सुप्रीम कोर्ट हैव highlighted various points in this judgment which if you are practicing on criminal side are very useful for you. So you must go on Supreme Court website, search for this judgment and study this judgment in detail because it has many points which are useful for a criminal practicing lawyer. But I have tried to sum up some important points in this video. So let us see what are those points. So सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the title of the judgment. This is ALLARAKHA HABIB Menon versus State of Gujarat, and that is the criminal number. You can search on the Supreme Court website and you can read it. Right. तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ये दो व्यक्ति थे, अल्लाह रखा हबीब मेनन और इसके 2-3 साथी थे, और इन लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, मोहम्मद सोहेल का। तो इनकी सोसाइटी में कुछ पानी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था और फिर फिर वो बात इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने मोहम्मद सोहेल का मर्डर कर दिया था नियर अ पेट्रोल पंप। राइट। तो एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। सो दिस इज द ब्रीफ नटशेल ऑफ द केस की केस में हुआ गया था। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इन दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इस केस में जो है कन्विक्शन किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिंग देयर आर सीरियस लूप होल्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एफआईआर एक्विटेड द एक्यूज्ड। दूसरा कोर्ट ने कहा द कोर्ट फाउंड दैट एफआईआर रजिस्टर्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फर्स्ट इंफॉर्मेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट कंप्लेंट। यानी कि जो ओरिजिनल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्राइम की पुलिस को मिली थी उसके बेसिस पे पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, बल्कि पुलिस ने केस रजिस्टर किया ऑन द बेसिस ऑफ सम सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस। द कोर्ट सेड सच पोस्ट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे केस फाइल्स को तो कई बार ऐसा होता है कि केस बाद में रजिस्टर होता है, पहले पुलिस अरेस्ट कर लेती है आरोपी को ऑन द बेसिस ऑफ जनरल डायरी एंट्री और व्हाटएवर। राइट। तो उस वैसा ही ये कुछ केस है कि केस तो बाद मतलब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उसको पुलिस ने डिड नॉट ट्रीटेड एज एफआईआर, बट सब्सिक्वेंटली जो कंप्लेनेंट होता है, जो मतलब एक्चुअली क्या है कि एक पुलिस वाला था इसमें, उस पुलिस वाले ने वो क्राइम देखा था एज पर द प्रोसिक्यूशन केस, ठीक है, बट पुलिस वाले ने वो वेपन वगैरह लेके आया, वहां से उठा के सीन ऑफ क्राइम से उठा के लाया और उसने वो अपने थाने में दिए, बट उसने जो है वो एफआईआर मतलब उसका डिटेल बयान आईओ ने नहीं लिखा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पुलिस वाला था, आईओ जो था, उसने जो डिसीज था उसका जो फ्रेंड था उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे कंप्लेंट रजिस्टर करी, केस रजिस्टर करा, एफआईआर बनाई। राइट। तो यही इस केस में मेन डिस्प्यूट है कि ये जो पुलिस वाला जिसने क्राइम होते हुए जिसको आप आई विटनेस बता रहे हो उसके बेसिस पे आपने केस क्यों नहीं रजिस्टर करा, बिकॉज दैट इज एक्चुअली दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। राइट। उसके बाद द एफआईआर इन दिस केस वाज नॉट इन फैक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंस वाज रिसीव्ड इवन बिफोर ऑफिशियल एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। तो कोर्ट ने इसको बेसिकली माना है कि ये टेंटेड इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि ये it is not a proper investigation case. So in this case a police constable Demistal Kumar was stated to be an eyewitness to the crime. It came out during the trial that PW12 had gone to the police station with weapons recovered from the crime scene. However, neither FIR was registered by PW12 nor his statement were recorded. उसकी स्टेटमेंट भी नहीं ली और कोई एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करी, कि कितना बड़ा लूप होल है जिसके बेसिस पे कोई एक्विट हो गया। द एफआईआर वाज लॉन्च्ड मच लेटर ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ वन मोहम्मद आरिफ मेनन। सो व्हाट डिड द कोर्ट सेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। There cannot be any doubt that first version of incident as narrated by the police constable would be required to be treated as FIR
and the complaint lodged by Muhammad Arif Menon would be relegated to the category of statement under section 161 CRPC। यानी कोर्ट ने कहा ये तो 161 की स्टेटमेंट थी जिसे आप एफआईआर कह रहे हैं भाई साहब। असली एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये थी जो डेमिस्टल कुमार ने दी थी, and nothing beyond that. The same could not have been treated to be FIR as it would be hit by section 162 CRPC. Evidently, thus, the prosecution is guilty of concealing initial version from the court, and hence adverse inference deserves to be drawn against the prosecution on this count. यानी कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपने कोर्ट से इनिशियल वर्जन जो है वो बेसिकली छुपाया है कोर्ट से, इसीलिए आपके अगेंस्ट हम इसकी एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, एंड दैट गोज अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, राइट। So this is about it. Now let us see what else court have said in this case. So court have said the accused contended that since PW12 was an eyewitness who had produced the weapons used in the commission of crime and had also questioned about the incident at the police station at the earliest point of time, his statement, which presumably was first detailed disclosure about the incident, would have assumed the character of an FIR. However, his statement was never brought on record. उसकी कोई statement record में नहीं है, which tantamounted to deliberate concealment by the prosecution. Right? These proceedings, which took place at police station, would definitely have been recorded in daily diary maintained at the police station. और ये daily diary इन्होंने produce नहीं करी. However, these vital aspects of the case have been intentionally withheld by the prosecution, who failed to produce the corresponding daily diary before the court. अब कोर्ट के सामने आप ये डेली डायरी पेश नहीं कर पाए कि जिसमें आपने सब रिकॉर्ड कर रखा है, वारंटिंग एन एडवर्स इन्फ्लुएंस टू बी ड्रॉन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। भाई अगर आपके पास कोर्ट, अगर आप कहते हैं कि ये आई विटनेस था और ये जो व्यक्ति है इसने देखा है क्राइम और ये थाने में भी गया था, इसने वेपन रिकवर करा है, तो भाई साहब डेली डायरी में एंट्री हुई होगी उसकी, वो डेली डायरी में जो एंट्री हुई वो आपने प्रोड्यूस नहीं करी है ना। सो दैट गोज अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, राइट। व्हाट एल्स डू वी हैव इन दिस केसेस? सो कोर्ट सेड वी फाइंड इट इम्प्रोबेबल एंड टोटली unacceptable that police constable has seen the incident and has also brought the crime weapons to the police station, yet his statement would not be recorded and the factum of presentation of weapon would not be entered in daily diary of the police station. मतलब कोर्ट ये कह रहा भाई साहब ये सब कुछ प्लांटेड है, राइट। सो लास्ट जो दोस्तों कोर्ट कहता है, सिंस द पुलिस कांस्टेबल डेमिस्ट्रिकल कुमार claiming to be an eyewitness and to the heinous assault as reported at police station with crime weapons, there was no reason whatsoever why his statement would not have been recorded immediately on his arrival at the police station. From circumstances discussed above, a reasonable doubt is created in mind of court that statement of Demistal Kumar would definitely have been recorded in daily diary, but his version may not have been suited the prosecution case, and that is why daily diary entry was never brought on record, and production of daily diary is serious omission on part of prosecution, and hence this person is acquitted on the basis of benefit of doubt. तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप भी जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।